जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। और सर्दियों की शुरुआत साथ ही हो चुकी है। और अगर मैं बात बताऊं, बाहर तो बहुत सर्दी है, लेकिन स्टूडियो में अंदर एंटर करने के बाद में उतनी सर्दी नहीं रहती है, क्योंकि इसमें क्लासेस चलती रहती हैं निरंतर, तो मतलब लगभग गर्म रहता है ना। रामानंद कुमार जी, पवन कुमार यादव, मनीष देशमुख, अभिषेक कुमार, आकाश पाल, ऋतिक गोड़े, नीरज कुमार, जयेश चौहान, नरेश, ललिता कुमारी, सिमरन, शैली, मोहम्मद सरफराज अंसारी, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और अगर मैं बात करूं तो आज हम आपका क्या बोलेंगे, जो हमारा मेजर सिलेबस था उसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक जीके में जो सिलेबस हमको कवर करना था, तो ये उसका लास्ट टॉपिक है, अवार्ड्स। ठीक है, अवार्ड्स को हम पढ़ेंगे और अवार्ड से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अवार्ड्स, पुरस्कार। तो पुरस्कार अगर मैं पूछूं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार किसको माना जाता है, तो क्या कहेंगे? उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, पर धूप नहीं निकल रही है हमारे यहाँ पर। निकलेगी धूप। धूप गर्मियों में इतनी धूप निकली है दोस्त, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा है ना। अभी तो सर्दी पड़ जाने दो। ओके, तो शुरू करेंगे, बड़े फोकस के साथ में सुनेंगे। सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है और उसी से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज। शुरुआत नोबेल पुरस्कार की 1901 में हुई। यानी शुरुआत से मतलब होता है कोई भी अवार्ड पहली बार कब दिया गया, तो ये 1901 में। अनाउंसमेंट एक साल पहले ही हो गई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, भाई नोबेल कौन देता है, तो नोबेल फाउंडेशन देती है। तो नोबेल फाउंडेशन बनी 1900 में। 1900 में ही उसने अनाउंसमेंट किया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। और पहली बार ये अवार्ड कब दिए गए, 1901 में, यानी स्टार्टेड इन 1901। कभी भी पूछे बिगिनिंग कब हुई या स्टार्टिंग कब हुई, तो क्या बोलेंगे? नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन देता है, जिसकी स्थापना 1900 में हुई। उसी वर्ष उसने घोषणा की कि नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे, और दिए जाने लगे अगले वर्ष यानी 1901 से। 1901 से इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अब देखो यहां पर बात आएगी, स्थापना 1901 नहीं, 1900 में। 1900 में की थी, ठीक है। और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में, देखो इसके लिए 1901 भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे भैया अल्फ्रेड नोबेल जो है, उन्होंने खोज की थी डायनामाइट की 1867 में। डायनामाइट साथी एक एक्सप्लोजिव होता है, एक विस्फोटक होता है। आपने अक्सर पुरानी फिल्मों में देखा होगा, चट्टानों में एक बॉम्ब सा लगाते थे और जो चट्टान तोड़ने के काम आता था। देखा है, यस और नो? तो उसी डायनामाइट का आविष्कार उन्होंने किया। वो एक बिजनेसमैन भी थे, वो एक साइंटिस्ट भी थे, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनका जन्म हुआ था 1833 में, ठीक है, और मृत्यु हुई 1896 में। अब इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए। तो स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1900 में, तो आप कहोगे भैया 1896 में डेथ हो गई तो 1900 में क्या मौजूद है? तो नहीं, तो यहां पर कहना चाह रहे हैं कि उनका जो फाउंडेशन मैंने आपको अभी बताया, तो उस फाउंडेशन की बात यहां पर हो रही है। अल्फ्रेड नोबेल के फाउंडेशन ने उस अवार्ड को स्टैब्लिश किया। बताएं जरा, जो नोबेल हैं जिनके नाम पर ये आपका ग्रेट नोबेल प्राइज दिया जाता है, वो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल किस देश के थे? तो आप कहेंगे भैया वो स्वीडन के थे। क्या बोलेंगे? भैया सबसे बड़ा पुरस्कार तो भारत रत्न है ना बच्चा, वो भारत का सबसे बड़ा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार को माना जाता है ना। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833, और उनकी डेथ कब हुई? 1896। अब भैया क्योंकि ये बिजनेसमैन थे, तो बिजनेसमैन थे और आपका साथ में कौन थे? साथ में एक साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। साथ में एक ये साइंटिस्ट भी थे। तो इन्होंने अपने जीवन में पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा इनका था। बहुत सारा पैसा इनका था। देखो क्या होता है, स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी डेथ के बाद पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था, जो उनकी विल थी, वसीयत थी, उसमें लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज दिए जाएंगे। यानी कि उनके पास जो पैसा था, मान के चलिए जैसे हम बात करें, उनके पास जो कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए थी, तो 100 करोड़ रुपए का जो ब्याज आएगा साल में, मान के चलिए लगभग 5 करोड़ रुपए अगर इंटरेस्ट आ जाए। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। ये आपका क्या है, ये मूलधन हो गया, ये उनका पैसा था। तो ये पैसा तो रहेगा बैंक में सेफ, लेकिन जो भी इंटरेस्ट उस पर आएगा, उस इंटरेस्ट को, उस ब्याज को कुछ लोगों को दिया जाएगा। अब वो लोग कौन होंगे?
तो उन्होंने लिखा अपनी वसीयत को। वसीयत का मतलब होता है व्यक्ति जिसमें ये लिखता है कि भाई मेरी मृत्यु के बाद में, जैसे ये लिख देते हैं बहुत सारे लोग कि मेरे मृत्यु के बाद में मेरे अंगों का दान कर दिया जाए। ऐसे ही उन्होंने अपनी संपत्ति के लिए लिखा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उस पर जो टैक्स, क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट आएगा, वो लोगों को दिया जाएगा। उसी को बोलेंगे जो वो पैसे के रूप में जाएगा, और उसका एक आपका क्या बोलते हैं, मोमेंटो। मोमेंटो का मतलब एक प्रतीक चिन्ह, एक आपका जो आप लोगों ने देखा होगा अवार्ड रूपी होता है हमारा, मोमेंटो होता है, जिसको हम प्रशस्ति चिन्ह भी कहते हैं या प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं, वह भी दिया जाएगा। तो इन्होंने कितने क्षेत्रों का पूछा जाएगा, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने अपनी वसीयत में कितने फील्ड्स के बारे में लिखा था। तो वो फील्ड्स कौन कौन से हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी वाला मेडिसिन हो गया, देखो जरा ध्यान से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी में तो आती है चिकित्सा, जी भैया। एक उन्होंने बताया था लिटरेचर, साहित्य। देखो साहित्य का मतलब होता है जो लोग पुस्तक को लिखते हैं या किसी भी मतलब अपने विचारों को जब व्यक्ति लिखता है, ठीक है, या किसी वास्तविक घटना को लिखे या किसी काल्पनिक घटना को लिखे, तो जब उसका लेखन किया जाता है उसी को हम साहित्य यानी कि लिटरेचर कहते हैं। शांति यानी पूरी दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने शांति स्थापित करने के लिए काम किया है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिल गया शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स में कौन अच्छा करेगा, केमिस्ट्री में कौन अच्छा करेगा, और आपका बायोलॉजी अर्थात मेडिसिन में कौन अच्छा करेगा। उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया में इन क्षेत्रों में जो सबसे अच्छा करेगा उसको मेरा जो पैसा होगा वो दे दिया जाएगा। ठीक है, कितने फील्ड्स में बांटा जाएगा, मान के चलो 5 करोड़ रुपए उनके लेते थे, एक उदाहरण है, तो 1-1 करोड़ रुपए किस किस फील्ड को दिए जाएंगे, 5 क्षेत्रों को, 1-1 करोड़। इंटरेस्ट क्योंकि 5 है तो 1-1 करोड़। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये जो 1 करोड़ माना के चलो फिजिक्स के लिए मिला 1 करोड़, 1 करोड़ केमिस्ट्री के लिए, 1 करोड़ मेडिसिन के लिए, 1 करोड़ आपका लिटरेचर के लिए, और 1 करोड़ आपका साहित्य के लिए, सॉरी शांति के लिए। तो जो फिजिक्स में दिया जा सकता है ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अधिकतम कितने लोगों को, 3 से ज्यादा लोगों को कभी नहीं। मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम तो 1 होगा ही। केमिस्ट्री के लिए भी 3 लोगों को दिया जा सकता है। ऐसे ही साथ ही आपका मेडिसिन के लिए भी मैक्सिमम कितने लोग, लिखिए कितने लोगों को दिया जाता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम भैया 3 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 लोगों को, कम से कम 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं। अब भैया 1 करोड़ रुपए को अगर 3 लोगों में बांटा जाए तो एक तरीका तो ये है सबको 33-33 लाख दे दिए जाए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भैया 33 लाख 33 हजार इसको दे दिए, 33 लाख 33 हजार इसको, अब 33 लाख 33 हजार इसको, अब बचे 1,000 के लिए। तो स्कॉलर लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ये लड़ते तो नहीं होंगे कि नहीं भैया 1,000 रुपए के लिए लड़ेंगे, लड़ते होंगे क्या बताओ? आप कहेंगे नहीं भैया। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, सबको बराबर बराबर मिले, लेकिन अगर फाउंडेशन चाहती है तो फाउंडेशन चाहे तो एक आदमी को 50% यानी कि आधा भी दे सकती है, और बाकी 2 को 25-25% पैसा भी दे सकती है। थम्स अप करें, बात क्लियर है? मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं भाई। जब अगर एक व्यक्ति रहेगा तो उसको तो 1 करोड़ चला जाएगा, 2 व्यक्ति रहेंगे तो उनको 50-50 लाख चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन 3 व्यक्ति हो गए तो उन तीनों को 33-33 लाख चले जाएंगे। लेकिन नोबेल फाउंडेशन चाहती है कि भाई ये 3 जो व्यक्ति हैं, 3 जो पर्सन है, इनमें से एक का काम बहुत बड़ा है और बाकी के जो 2 हैं उनका उतना विशेष कार्य नहीं है इनकी तुलना में, तो इनको दे दिया आधा यानी 50% और बाकी 2 को 20-25। सबके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है, इससे कभी प्रश्न नहीं बनेंगे। बात क्लियर है ना इतनी, कि अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है एक क्षेत्र के लिए, तो एक क्षेत्र के लिए 3 लोगों को दिया जा सकता है। कौन से 5 क्षेत्र थे ये याद रहेगा। लेकिन आज के टाइम में मैं बात करूं, आज नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में आप पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे भैया आज तो 6 फील्ड्स हैं, तो 6 फील्ड्स का मतलब एक छठा जुड़ा, तो छठा कौन जुड़ा, अर्थशास्त्र। अब नोबेल साहब ने तो बोला नहीं था इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए वो पैसा क्यों दे, मैं भाई वो क्यों पैसा देंगे जब उन्होंने बोला नहीं। तो लेकिन क्या बोलेंगे, 1967 में अनाउंसमेंट हुई है, घोषणा हुई है कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र यानी छठे क्षेत्र के लिए भी दिए जाएंगे। 1968 में इसको एस्टैब्लिश किया, लेकिन पहली बार कब दिया गया, इकोनॉमिक्स के लिए। पहले तो था नहीं, उन्हें तो क्या बोला था, फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन, मेडिसिन चिकित्सा, लिटरेचर साहित्य, और आपका क्या बोलेंगे
30 शांति के लिए, उन्होंने 5 बोले। छठवां इकोनॉमिक्स था, पहली बार दिए गए, तो पैसा तो वो देंगे नहीं, नहीं, फिर पैसा कौन देता है? पैसा कौन देता है? नोबेल पुरस्कारों की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, यानी कि नोबेल पुरस्कारों में जो पैसा दिया जाता है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी देश में मंदी आ जाती है, किसी भी देश में तेजी आ जाती है, तो बैंकों की जो ब्याज दरें हैं वो भी बदलती रहती हैं, बैंकों की ब्याज दरें भी बदलती रहती है। तो आप क्या कहेंगे, भैया मिलने वाला जो पैसा है वो फिक्स नहीं है। लिखिए एक बार, मिलने वाला जो पैसा होता है वो इसमें फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो जितना भी ब्याज आएगा उसी तरीके से वो बटेगा। पहले 5 क्षेत्रों की जो राशि है वो तो नोबेल साहब ने बोली थी, तो नोबेल फाउंडेशन जो 1900 में बना वो देगा। लेकिन जो इकोनॉमिक्स क्षेत्र के लिए जिसने इसको बनाया था वो था आपका स्वेरिजेस रिक्स बैंक, और इकोनॉमिक्स वाला जो प्राइज होगा उसका पैसा कौन सा? स्वेरिजेस रिक्स बैंक, जिसने इसको स्टार्ट किया था, या जिसने इकोनॉमिक्स के लिए बोला था कि भाई इकोनॉमिक्स में भी जो अच्छा करेगा उसको मिलेगा, तो पैसा यही देगा। इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। क्या इस वर्ष का अक्टूबर बीत चुका है? मुझे बताएं, क्या 2024 के नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, हाँ या ना? बोलेंगे भी फटाफट से। भैया अभी भी पैसा नोबेल साहब के पैसे से ही मिलता है? हाँ जी, हमेशा मिलता रहेगा, उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया था। सर ब्रिक्स में 10 मेंबर हैं, आपने 5 लिख दिया है। बेटा नहीं, हमने 5 नहीं लिखे हैं, मैंने बताया था ब्रिक्स में 5 मेंबर हैं और 2024 में 5 अन्य देश जोड़े जाने की बात है, तो ब्रिक्स में अभी देश कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया था, आपने शायद क्लास नहीं की है। ओके, तो कब अनाउंसमेंट होती है और घोषणा होती है? ओस्लो में। ओस्लो किस देश की राजधानी है, जरा बताओ भाई। राजधानी मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि तुमको राजधानी पता होनी चाहिए भारत के राज्यों की। अब ये मत बोलना भैया हमको राजधानी भी सिखाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे का ये काम नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, है ना। बाकी प्रैक्टिस सेशंस के माध्यम से मैं वो आपको चीजें बार बार रिवाइज करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो में तो अनाउंसमेंट होगा, लेकिन दिए नहीं जाते अक्टूबर में, दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को अभी कितने दिन हुए हैं बीते हुए? ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम यानी स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की डेथ हुई थी। उनकी डेथ जो हुई थी उनकी कब हुई थी? 10 दिसंबर को। इसीलिए जिस दिन उनका साथी निर्वाण दिवस है उसी दिन दिए जाते हैं। कहां पर? स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्टॉक रखा हुआ होम पे, सभी को डन कर लो, सभी को बुला लो, स्टॉकहोम। लेकिन एक्सेप्शन केस ये है कि शांति का नोबेल पुरस्कार बिना किसी अनाउंसमेंट के दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये विवादित बहुत रहा है, इस पे बहुत क्वेश्चन मार्क लगते हैं। जैसे मान के चलो किसी को नोबेल पुरस्कार दे दिया शांति का, बोले इन्होंने कहाँ शांति स्थापित करने का काम कर दिया। तो उन्होंने बोला कि भैया जो शुरुआत में इस पे कई बार आपका डिस्प्यूट्स हुए तो उन्होंने इसका अनाउंसमेंट ही बंद कर दिया। शुरुआत में होता था इसका अनाउंसमेंट। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो बना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं? क्या बना? बाकी सारे तो ओस्लो में अनाउंस किए जाते हैं और दिए कहां जाते हैं दोस्त? स्टॉकहोम में। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में ही दिया जाता है बिना किसी अनाउंसमेंट, यानी जहां सबका अनाउंसमेंट होता है वहां ये दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, अब भाई कौन विवाद रहता है इस पे, तो कौन इसको सेलेक्ट करे? तो नॉर्वे की जो संसद है उसको ये काम दिया हुआ है। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग। जैसे हमारे यहाँ संसद का क्या नाम है? बोले भैया पार्लियामेंट। जैसे जापान की डाइट है, जैसे रूस की संसद का नाम क्या है भैया? ड्यूमा है, ड्यूमा, ड्यूमा है ना। ऐसे ही नॉर्वे की संसद को ये काम दिया गया है। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। सिर्फ शांति का कहां पर दिया जाएगा? बोलो भैया ओस्लो में दिया, ओस्लो में, ठीक है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को, मैंने बताया कितने लोगों को दिया जा सकता है किसी एक फील्ड में? मैक्सिमम 3 लोगों को। 1974 में एक नियम आया था जिसमें कहा गया था पोस्ट्यूमसली, पोस्ट्यूमसली का मतलब क्या होता है? मरने के बाद में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा तो जीते जी दिया जाएगा। बोलेंगे कैसे दिया जाएगा? जीते जी दिया जाएगा। ओके सर, मैं बहुत याद करता हूं लेकिन कई बार भूलता हूं। बच्चों सब भूलते हैं,
अगर देखो रोबोट या कंप्यूटर जो है ना वो नहीं भूलेगा, मनुष्य हैं अगर आप, तो कभी आप भूलें तो याद रख लेना आप मनुष्य हैं, ह्यूमन हैं आप। ठीक है, मनुष्य की याददाश्त जो है ना वो उस विस्मृत होती ही है। याददाश्त का मतलब क्या होगा, उसका विस्मरण होगा ही होगा, चीजें भूलती ही हैं। ठीक है, आप मानव हैं, आप रोबोट नहीं हैं, तो कभी उस चीज से चिंता ना करें। अब चीजों को भूल रहे हैं तो कैसे याद करेंगे, रिवीजन। आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करते होंगे, भैया एक बार रिवीजन कर लिया फिर भी भूला मैं, इसीलिए तो कहते हैं बार बार रिवीजन करो। जब आप किसी चीज को 4-5 बार पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम चीजें स्थायी हो जाएंगी। ये बिल्कुल नहीं है कि उस टाइम भी नहीं भूलोगे, तब भी कुछ तथ्यों को भूलोगे, क्योंकि दोस्त हम सब इंसान हैं, भूलते हैं हम। इंसान भूलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना भूले, नॉट पॉसिबल। मैं भी भूलता हूं बहुत सारी चीजों को। क्या बोलेंगे अब तक, लेकिन क्या भैया 1974 में रूल आया तो इससे पहले मिला था क्या किसी को मरणोपरांत? हाँ, याद है डैग हैमरसोल्ड, ये नाम कहां पर पढ़ा था हमने, जरा बताओ। एक शब्द लिखना, मैं समझ जाऊंगा आप जानते हो, और वही लिख पाएंगे जो रिवीजन करते होंगे। एरी एक्सेल को मिला 1931 में, और 1961 में डैग हैमरसोल्ड को। याद है मैंने कहा था ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, और एक हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। मैं आपको नोबेल में बताऊंगा कि इनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है मरणोपरांत? सिर्फ 2% है पूरी दुनिया में, सिर्फ ओनली 2%, ओनली 2%। ठीक है, सबसे अधिक बार नोबेल ये जान चुके रेड क्रॉस को मिला है, कितनी बार मिला है? 1917, 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये 1963 वाला भैया क्यों दिया गया था इनको, कौन सी खुशी में 1963 में दिया गया था, बताएं जरा, हमने पढ़ा था, बोलो भाई, बोलो जी, बोलो भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो किसी भी सदस्य देश जो नया जुड़े ना किसी भी संगठन में, तो उसको करंट अफेयर्स के हिसाब से ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप में से कई बच्चे तो इतने अच्छे हैं, वो 2024 के नोबेल पुरस्कार भी लिख रहे हैं, जब फील्ड आ रहा है कोई भी, इकोनॉमिक्स तो नाम लिख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में इनको मिला, है ना। रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट, अपने छात्र होके मत बोलना इस बात को, क्या बोलेंगे भैया? रेड क्रॉस के फाउंडर कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट। और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला है, इन्हीं को मिला है। इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, फ्रेडरिक पेसी। भाई मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, चाहे तो 2 चाहे तो 1। तो हेनरी ड्यूनेंट के साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है फ्रेडरिक पेसी। और फ्रेडरिक पेसी ने फ्रांस में एक पीस सोसाइटी बनाई थी शांति स्थापित करने के लिए, तो उनके काम को भी नोबेल संस्था ने महान माना, और उनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इन दोनों लोगों को मिला है दुनिया में। कौन कौन है? हेनरी ड्यूनेंट, हेनरी ड्यूनेंट, और दूसरे हैं आपका कौन? फ्रेडरिक पेसी। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि भैया 1963 में इसको इसलिए दिया गया क्योंकि रेड क्रॉस की स्थापना के 100 वर्ष हो चुके थे, क्योंकि हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस को स्थापित कब किया था? 1863 में, 1863 में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पुरुष लॉरेंस ब्रैग। फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी, इसने ब्रैग इक्वेशन दी है, एक ब्रैग इक्वेशन। ये 25 ईयर्स के थे। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला, तो मलाला यूसुफजई, कुल 17 साल की उम्र में 2014 में मिला, मलाला यूसुफजई। ठीक है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कहाँ पर थी ये बताओ, किस देश से? पाकिस्तान से। और वहाँ पर जब आतंकवाद का ये शिकार हुई तो तालिबानियों ने इनकी स्कूल बस पर जब अटैक किया तो इनके माथे पर गोली मारी थी, यहाँ सिर में लगी थी पीछे की साइड गोली। तो ये उस टाइम स्कूल जा रही थी, सब इन्होंने विरोध किया था छोटी सी उम्र में कि मैं स्कूल जाऊंगी। कहते हॉस्पिटलाइज रही, 3 गोलियां इनको लगी हुई थी, और जैसे ही ठीक हुई तो फिर से स्कूल जाने की बात की, मतलब शिक्षा के लिए। आप जानते हो कि इतना डेस्परेट होना एक बच्चे का कि भाई मेरे लिए मेरी शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी उम्र में भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं शिक्षा का महत्व क्या है, लेकिन एक बच्ची उसके लिए लड़ी तो पूरी दुनिया के सामने छाई कि इतने इरादे मजबूत शिक्षा के लिए। तो उसी बच्ची को फिर नोबेल फाउंडेशन ने रिकॉग्नाइज किया और अवार्ड दिया। देखो यहां पर पुरुष है और महिला, लेकिन मैं पूछूं सबसे कम उम्र में व्यक्ति तो क्या कहेंगे? सबसे कम उम्र में व्यक्ति, पर्सन की मैं बात कर रहा हूं। तो पर्सन का मतलब क्या होता है, मेल या फीमेल? बताओ।
व्यक्ति यानी पर्सन की जब हम बात करें तो पर्सन में दोस्त मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों। व्यक्ति कभी भी व्यक्ति का लिंग नहीं होता है। व्यक्ति को कभी भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन मत मानना, उसमें दोनों ही शामिल होते हैं, दोनों ही। इनकी पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड है। क्या बोलेंगे? वी आर डिस्प्लेस्ड। आई एम मलाला भी इन्हीं की बुक है। किसकी? मलालाज बुक है ये, बहुत पूछी जाती है। जीडी ने पूछा आपका 2023 में वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है। एसएससी सीजीएल ने पूछा आपका, ठीक है, 2023 में ही। मलाला का अन्य नाम गुल मकई है। गुल मकई इनका स्थानीय नाम था घर का। सबसे ज्यादा उम्र में किसको मिला भैया? 97 की एज में गुड इनफ को। तो पुरुष पूछे लॉरेंस ब्रेग, महिला पूछे मलाला यूसुफजई, व्यक्ति पूछे तो भी मलाला यूसुफजई, लेकिन आपसे पूछे सबसे ज्यादा उम्र में तो गुड इनफ होगा, गुड इनफ होगा। ठीक है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो लोग हैं वो 4 लोग हैं। कितने लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल मिला है? पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने, साथी आपका भाई रेड क्रॉस हो गई 3 बार जीतने वाली, वो तो एक संस्था है, लेकिन पर्सन व्यक्ति की बात करें तो सिर्फ 4 हैं, 4। ठीक है। क्या बोलेंगे? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी बोलेंगे भाई फटाफट से, आपका 1903 1911। मैडम क्यूरी को देखो दोनों बार सेम फील्ड में मिला या अलग अलग? लिख के बताओ ध्यान से, रिकॉग्नाइज करके, सेम फील्ड है या अलग अलग है? तो एक बार तो फिजिक्स के लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए, और एक बार किसके लिए? रेडियम, क्या बोलेंगे? रेडियम, रेडियम एक्सट्रैक्शन, रेडियम निकालने के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री। तो दोनों बार अलग अलग मिला। जॉन बार्डीन के फिजिक्स आपका दोनों, जॉन बार्डीन के आप दोनों देखिए, जिन फील्ड्स कौन से हैं, सेम है कि अलग अलग है? जॉन बार्डीन ने 1956 में, बहुत बार फिजिक्स में पूछा जाता है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? और सुपर कंडक्टिविटी की खोज के लिए किसको मिला? जॉन बार्डीन को। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको 2 बार समान क्षेत्र के लिए, एक ही क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो फिजिक्स, फिजिक्स यानी कि दोनों बार सेम फील्ड्स था, और वो जॉन बार्डीन है, जॉन बार्डीन। लिनस पॉलिंग फील्ड एक या समान? भैया एक बार रसायन के लिए और एक बार इनको पीस के लिए, लिनस पॉलिंग को। फ्रेडरिक सेंगर, क्या बोलेंगे? दोनों बार रसायन के लिए, तो फील्ड देगा दोनों बार रसायन के क्षेत्र के लिए ही, या 2 बार केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पाने वाले कौन है? तो फ्रेडरिक सेंगर हैं। और फिजिक्स में कौन है? तो फिजिक्स में है आपका, क्या बोलेंगे भैया? जॉन बार्डीन है। इन्होंने इंसुलिन को खोजा था, इंसुलिन को। अब आप जानते हो इंसुलिन किस काम में आता है, बताएं? इंसुलिन भैया, जब आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा था, उस ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? आपका इंसुलिन लगाया जाता है, इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन पढ़ते हो ना बायोलॉजी में? जो अग्नाशय होता है हमारा, पैंक्रियाज होता है, उसकी जो आपका आइलेट्स होती है, लैंगरहैंस आइलेट्स, उनसे निकलता है आपका इंसुलिन। ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार कब दिए गए थे? 1969 में। तो 2 व्यक्तियों को दिए गए थे, एक तो रैगनर फ्रिश और एक जॉन टिनबर्ने, जिसमें रैगनर फ्रिश का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। भैया कभी कानपुर भी आप आइए, जरूर आएंगे साथी, इतने प्यार से बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। सोमेंद्र गिरी जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि भैया मलाला यूसुफजई के साथ में कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। बहुत बढ़िया। आइंस्टीन को एक ही बार मिला है बच्चे। क्या बोलेंगे? आइंस्टीन को 1921 में मिला था शायद। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले भारतीय हैं ये। और किस फील्ड में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। और एशिया के पहले व्यक्ति ये बने थे, मतलब पहले भारतीय तो थे ही, पूरे एशिया में भी पहले व्यक्ति बने, या इनसे पहले सारे लोग जो थे 1901 से लेकर के 1913 तक जितने भी लोग थे, वो सभी कैसे थे? यूरोपियन लोग थे। ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं था जो यूरोप से बाहर का हो। पहले बने रविंद्रनाथ टैगोर, इसीलिए स्पेशल है। कौन सी बुक आई थी इनकी? गीतांजलि। और गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताओ मुझे किसने किया था? कुछ छात्र जरूर होंगे अपने, मैंने प्रैक्टिस सेशंस में आपको बताया था कि ये दुनिया में छाई क्यों थी, क्योंकि जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया गया, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूरी दुनिया में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से बहुत चर्चित हुआ था।
तभी 1913 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया। सेकंड इंडियन कौन है? सेकंड भारतीय, दूसरे भारतीय सीवी रमन है। इनको मिला भैया 1930 में, 1930 में। रमन इफेक्ट की खोज इन्होंने की थी। इन्हीं की याद में हमने 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी आपको पढ़ाया था। लेकिन देखो बच्चे गलत कहां कर देते हैं उत्तर। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है, अब मुझे आप बताइए पहले वैज्ञानिक, क्या आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कह देंगे? तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो भैया साहित्यकार थे, वो तो वैज्ञानिक नहीं थे, वो तो वैज्ञानिक नहीं थे। ठीक है, क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक वो नहीं थे। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और आपको सिखाऊं, सीखेंगे? डोंट कॉपी एनीवन। ये मैं अभी कमेंट देख करके आपका इसलिए लिख रहा हूं, डोंट कॉपी एनीवन। इसको अपनी कॉपी पे लिखो, अपनी डेस्क पे लिखो, लाइब्रेरी की पे, जहां कहीं भी आप बैठे होंगे, दीवार पे बैठे हुए हैं तो लिखें इसको, डोंट कॉपी एनीवन। किसी की नकल ना करें, किसी की नकल ना करें। बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन जीवन में बड़ी कारगर है। हम दरअसल में कई बार क्या होता है, किसी और के एक्ट को देख करके अपना एक्ट करने लग जाते हैं। सैकड़ों बच्चे हैं, जैसे ही मैंने कहा कि ठीक है कानपुर आएंगे, आप इतने प्यार से बुला रहे हैं, तो सब बच्चे अपनी अपनी जगह का नाम लिखने लग गए। बोले यहां भी आओ, यहां भी आओ, यहां भी आओ। क्या अर्थ रह गया? मतलब आपका अपने मन पे नियंत्रण नहीं है। और आप किसी को कॉपी कब नहीं करेंगे? जब आपका अपने माइंड पर कंट्रोल होगा। भैया माइंड कंट्रोल करने की कोई दवाई आती है? नहीं। माइंड कंट्रोल करने की कोई दवाई आती है? नहीं कर सकते दवाई के माध्यम से। माइंड कंट्रोल करने की सिर्फ एक ही बात है, रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज कर लो उस चीज को, उस ट्रुथ को, उस सत्य को कि मैं अभी कॉपी कर रहा हूं और अभी रोक दूंगा, नहीं करूंगा। मतलब एक सेल्फ प्रॉमिस है सिर्फ, और वो सेल्फ प्रॉमिस आपने खुद से कर लिया तो ही बच सकते हो। बाकी दुनिया में कितने ही अभ्यास आप कर लेना, दवाई खा लेना, कुछ नहीं होता। सेल्फ प्रॉमिस कि कोई घटना मैंने सुनी, मुझे उसके प्रत्युत्तर में जवाब नहीं देना, मैं शांत रहूंगा उस स्थिति में। जैसे कोई कोई बच्चा क्या आता है, एक बच्चा आया मेरे पास, बिजनौर गया हुआ था, मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं। उस बच्चे का फोन जो है वो बोला भैया ये मुझे एक फोटो खींचना है, तो मैंने उससे फोन ले लिया खुद ही। मैंने बोला लाओ मैं क्लिक कर दूं, तो अब सारे बच्चे कह रहे नहीं हमारा भी फोन अपने हाथ में लो और फोटो खींचो। ये हुआ कॉपी। मतलब आपने कोई एक्ट देखा और वही आप भी करना चाहते हैं, वही सेम एक्ट। एक बच्चे ने किताब पकड़ी है जी, इस पे मेरा नाम लिख दो। मैंने उसे समझाया भाई नाम लिखने से कुछ नहीं होता। बोला नहीं जी फिर भी लिख दो। मैंने लिखवा दिया तो बहुत सारे ना जाने पर्चे ले आए, कॉपी किताब ना जाने कहां कहां से ढूंढ के ले आए, बोले जी इस पे भी लिखो। इसको बोलते कॉपी करना, कॉपी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप सारे बच्चे करते, आप में से बहुत सारे ऐसे सधे हुए बच्चे हैं जिनका मन पर नियंत्रण है, और जिसने उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी होगी, मैं ये कहूंगा उन सबका मन पर नियंत्रण है। तो ऐसे आपको भी बनना है। थम्स अप करें जी भैया। किसी भी घटना को देख करके एकदम से कॉपी नहीं करेंगे। कुछ भी घटना हो, चाहे जैसा सामने वाला कर रहा है ऐसा आपको नहीं करना है। इंट्यूशन के साथ रहिए कि ये करना जरूरी है सही में या नहीं। ओके। कोई बोलेंगे 1930 में आपका 28 फरवरी, क्योंकि उस नकल का कोई फायदा नहीं है। नकल करनी है तो उन एक्ट्स की करो ना जिनका जीवन में फायदा होता हो। जैसे आप कहोगे कि कोई व्यक्ति एक सच्चे चरित्र का व्यक्ति है, मुझे उसके जैसा चरित्र बनाना है, उसके जैसे चरित्र का जैसे मुझे बनना है, उतना ही चरित्रवान मुझे बनना है। ये नकल करें तो मजा आए जीवन में। वह बड़ा, मतलब ऐसे बोलेंगे आप उसकी प्रवृत्ति एकदम शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मुझे शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति बनना है, ये नकल होगी। उछल कूद वाली नकल से बचना है, बंदर वाली नकल से बचना है ना। बंदर करता नकल। हर गोविंद खुराना 1968 में जीव के संश्लेषण के लिए, यानी कि आपका सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म, इन्होंने कृत्रिम अंग बनाए थे। तो ये भी साइंटिस्ट हुए। तो पूछे सेकंड सेकंड साइंटिस्ट कौन है? वैसे तो तीसरे व्यक्ति हुए, लेकिन
आपसे पूछे दूसरे दूसरे वैज्ञानिक कौन थे, तो पहले सीवी रमन और दूसरे हरगोविंद खुराना। मदर टेरेसा 1979 में। तो ये क्या इंडिया की थी भैया? इन्होंने सामाजिक कार्य किए यहाँ पर आकर के दोस्त, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पर ये घायलों की मदद करती थी, जितने भी लोग जरूरतमंद थे। एक पक्ष और है, कहते हैं कि ये सेवा के दौरान ये यहाँ पर ईसाइयत का प्रचार करती थी हॉस्पिटल्स में। दोनों मत दिए जाते हैं इनके बारे में कि यहाँ ने ईसाई धर्म का इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया। गरीब जो लोग यहाँ बीमारी से ग्रसित थे उनको इन्होंने कहा कि भाई तुमको जो है ना इस बीमारी से बचना है तो ईसाई धर्म अपना लो, और जो आपका यूरोपियन मतलब जो ईसाइयत के लोग हैं वो तुम्हें पैसे दे करके तुम्हें इलाज से ठीक करा देंगे। ऐसे भी आरोप इन पे लगाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, उन्होंने सच्चे मन से सेवा की थी। अल्बानिया की थी, और 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इसीलिए भारत की नागरिक हम इनको कहते हैं। यानी जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला तब ये भारत की नागरिक थी, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, इन्होंने 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त किया। तो भौतिकी के क्षेत्र में दूसरे हो गए ये, क्योंकि सीवी रमन तो भौतिकी के क्षेत्र में पहले हैं 1930, और ये 1983 में। एस चंद्रशेखर, आपने कभी अगर बायोलॉजी बायोलॉजी बोल रहा हूँ सॉरी ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ा होगा, तो तारों का निर्माण अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पर एक परिभाषा आती है कि वे सभी तारे जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होते हैं श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। पढ़ा है? क्या बोलेंगे? वे सभी तारे, मतलब ऑल दोज स्टार्स विच हैव ए मास ऑफ मल्टीप्लाई 1.44 इन कंपैरिजन ऑफ सन, दे बिकेम व्हाइट डार्क स्टार, श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। ये किसने कहा था? एस चंद्रशेखर ने। और इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा, के लिए इनको दिया गया था। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में पहले हैं, इंपोर्टेंट है। अगर मैं पूछूं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बाद में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। इस वर्ष में मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में। आप सब लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे एचडीआई के आंकड़े, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसने दिया था? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। और महबूब उल हक ने किसकी मदद ली थी? भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की मदद ली थी, ठीक है। वी एस नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला। तो ये साहित्य के लिए हो गए आपका दूसरे। वी रामाकृष्णन रसायन के लिए। कैलाश सत्यार्थी किन के साथ मिला था इनको? जब मलाला को मिला 2014 में। ये एक आंदोलन चलाते हैं पूरे देश में बच्चों की शिक्षा के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन, कि उनको स्कूल जाने तक की जो सुविधाएं हैं वो कम से कम मिले, ठीक है भैया। हरगोविंद खुराना जी को जीव के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, जीव लिखा हुआ था क्या इसमें? कृत्रिम जीन, आर्टिफिशियल जीन, जीन जीन, ठीक है। क्या बोलेंगे? सिंथेसिस ऑफ आर्टियल ऑर्गेनिज्म, नहीं जीन जीन जीन, जीन्स के लिए, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? जीन्स के लिए, जीन, जीव नहीं है भैया, जीन है। थैंक यू याद दिलाने के लिए। अभिजीत बनर्जी, इनको लास्ट टाइम मिला 2019 में अर्थशास्त्र के लिए। करंट अफेयर्स में इस बार वाले पढ़े, ये 2024 वाले नोबेल पुरस्कार थम्सअप करना किस किस को याद है? गलत, राठौड़ कौशिक जी गलत लिख रहे हैं, ध्यान इस क्लास पे लगाइए, एकदम गलत लिख रहे हैं, इस कक्षा पे आपका ध्यान होना चाहिए। भैया अर्थशास्त्र के लिए घोषणा 1968 में हुई थी बेटा, 1967 में इस्टेब्लिश किया गया, 1968 में घोषणा हुई, 1969 में पहली बार दिए गए। भैया ये मुझे पहले से भी याद हैं, और मैं अभी बहुत बढ़िया। सर आप इतनी अच्छी बातें बताते हैं, बच्चे पारुल मैम की क्लास में बहुत परेशान करते हैं उन्हें। बेटा गलत बात है, ये मूल्य नहीं है, ये आपकी वैल्यूज नहीं है, आप किसी को परेशान करें, किसी के लिए नहीं। अब परेशान नहीं करना चाहिए आपको किसी को, आपको एटमॉस्फेयर देना चाहिए। गुरु और शिष्य का इस दुनिया में कहते हैं बड़ा ही प्यारा रिश्ता है, और उस प्यारे रिश्ते का रीजन यही है, और वो संज्ञा इसीलिए दी जाती है कि भाई माता पिता के बाद में गुरु का स्थान आता है। अब उस स्थान में आप मतलब जो गुरु आपसे कह रहे हैं, पहले तो आपने गुरु तय कर लिया कि भाई ये सही गुरु है या नहीं है। तो कहते हैं कि दुनिया में वो सभी छात्र सफल हो जाते हैं अपने जीवन में, नौकरी लगने से कोई मतलब नहीं होता, वो सभी उस दिन सफल हो जाते हैं जिस दिन वो एक सही गुरु का चुनाव कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन को भी खत्म कर लेते हैं, पूरा जीवन बीत जाता, उनको गुरु की पहचान नहीं हो पाती।
और वो बस ये समझते हैं कि टीचर मतलब गुरु है। टीचर हजारों हो सकते हैं, हजारों गुरु नहीं हो सकते। गुरु का मतलब ही ये है कि जो आपको शिक्षा व्यवस्था, जो आपको मूल्य दे, जो आपको साथी आपके व्यवहार को विकसित करने में मदद करे, वही गुरु है। टीचर ऑक्यूपेशन है एक, गुरु एक भाव है। उसी तरह स्टूडेंट्स बहुत हो सकते हैं, छात्र बहुत हो सकते हैं, लेकिन शिष्य का मतलब क्या होता है पता है? शिष्य का मतलब होता है, शिष्य सीख शब्द से पैदा हुआ है। शिष्य उसी को कहते हैं जो सीख जाता है। यानी गुरु ने मुझे क्या बताया उसको सीखे और अपने जीवन में अप्लाई भी करे, तभी वो शिष्य है। नहीं तो वो स्टूडेंट रह जाता है। और अगर गुरु ना सिखा पाए तो वो टीचर रह जाता है। ठीक है, वो फिर अध्यापक रह जाता है सिर्फ। तो अध्यापक और गुरु के बीच का अंतर मैं आपको बता रहा हूँ, छात्र और शिष्य के बीच का अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे समझिए कि निम्न वर्ग है छात्र, और शिष्य होना पराकाष्ठा की वो सर्वोत्तम बात है। अध्यापक होना निम्न बात है, गुरु होना एक महानतम बात है। तो अगर आप छात्र हैं तो महानतम पे पहुंचिए, शिष्य बनिए। और अगर आप अध्यापक हैं तो अध्यापक ना चुन के गुरु को चुनिए। अध्यापक को आप चुन रहे हैं तो बच्चा किसी को परेशान नहीं करना, तभी आप शिष्य बनेंगे, नहीं तो फिर छात्र होके रह जाएंगे। छात्र होके फिर रह जाएंगे, है ना। छात्र होना कोई बड़ी बात नहीं है, शिष्य होना बड़ी बात है। तो वो शिष्य बनेंगे ना, तो वो शिष्य का मतलब है वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत शांति से पढ़ा करो। नहीं पढ़ोगे, एक बात बताओ, चलो आप शांति से नहीं पढ़े, पढ़े भी तो नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा ना। उस भीड़ में आप कहीं खो के रह जाओगे, कोई आपको जानेगा भी नहीं, कोई विशेष परिभाषा आप नहीं लिख पाओगे। वहीं एक बच्चा शांत होकर परीक्षा में पास होता है, अपनी फैमिली का मान बढ़ाता है, सफल होके। कभी ना कभी तो सफल होगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कुछ और काम करोगे, उसमें सफल होगे, मान तो बढ़ेगा ना। तो जब मान बढ़ा पाए अपने परिवार का, तो वो मान बढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत है? एकाग्रता की। अब वो अगर आपके अंदर नहीं है और आप सोच रहे हैं नहीं एरोगेंस से, मैं तो जिद से ही अपना नाम करके दिखाऊंगा, तो ऐसे जिद्दी लोग बहुत पीछे पिछड़ गए इस दुनिया में। शांत और विवेकी लोगों ने इस दुनिया में राज किया है, जिनके डिसीजन शांति से, जिन्होंने एकाग्रता रखी है अपने जीवन में, है ना। चिकित्सा की बात करते हैं। चिकित्सा, मेडिसिन के लिए पढ़े। मेडिसिन का काम किसका होता है? चिकित्सा का, भैया डॉक्टर। और डॉक्टर जब चिकित्सा करता है तो डॉक्टर विक्टर एक जैसे ही वर्ड है। और डॉक्टर बहुत गौर से चिकित्सा करता है, ऐसे याद रख लेना। विक्टर, विक्टर कैसे करता है डॉक्टर? डॉक्टर विक्टर बहुत गौर से चिकित्सा करता है। भौतिक विज्ञान को याद रखते हैं भूप से, भूत से, भूत से। भैया किसी आदमी पर भूत आ गए, ऐसे बोले, मैंने आपको समझाया था भूत का कॉन्सेप्ट, याद है? किसी आदमी पर भूत आ गए तो उसकी जान तो हाफ रह गई, उसकी जो जान थी ना, भूत देख करके वो हाफ रह गई। ऐसे समझ लो उसके साथ उसकी जान थी, वो एकदम से आधी हो गई, हाफ हो गई भूत को देखते ही। फिर उसने कहा कि भाई भूत भाग जा, जा फ्री हो जा, जा फ्री। ठीक है, क्या बोलेंगे? जा फ्री हो जा। हिंटन है, हिंटन, उसने हिंट दे दिया, भूत नहीं है। तो जो जान हाफ हो रही थी, आधी हो रही थी भूत के नाम पर, वो एकदम से फ्री हो गई हिंट मिलते ही। रसायन विज्ञान को याद रखते हैं रस से। रस, एक आदमी रस बेचकर खूब हंसा और जंप करी उसने, क्योंकि रस अच्छा बिक गया उसका। रस बेच करके, रस बेच कर हंसा और खूब जंप करी। अब पेपर में कहीं भी बेकर आ जाएगा तो कहीं और बेकर है नहीं, अपना आप समझ जाओगे। अच्छा, जूस बेच कर हंसा था, क्यों? जूस बेच कर। जंप क्यों करी थी? जूस बेच कर। ठीक है। साहित्य के लिए हैंगकॉन्ग, तो हैंगकॉन्ग याद रख लो, एक ही नाम है इसको, तो याद रख सकते हो। है कौन? है कौन? जो आदमी साहित्य को पढ़ लेता है, उसको इतना गहरा व्यक्ति हो जाता है, वो सबको बोलता है कौन? शांति के लिए मिला नी होन हिंडाक्यो। शांति, नहीं होने देते डाकू शांति। नी होने देते डाकू, डाकू से याद रख लो डाक्यो। नी होन मतलब नहीं होने देते डाकू लोग शांति। आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स घर का अर्थशास्त्र कौन देखता है? घर की इकोनॉमी कौन देखता? उस घर का सन, उस घर का बेटा। देखते तो पिताजी है, लेकिन याद रख लो सन सन। ठीक है। और सन का नाम याद रख लो मोगुलू।
ठीक है, मोगलू याद रख लो, मोगलू याद रख लो, तो कैसे भी याद रखें, कैसे भी। चिकित्सा विक्टर गौर से करता है, भूत से जान आधी हो गई थी, उसने बोला जाफरी, हिंट दे दिया भूत नहीं है। रस बेक कर हंसा, जंप करी। साहित्य पढ़ के बोल रहा है कौन। शांति नी होने देते डाकू, तो डाकू वर्ड डाक क्यों जहां पे आ रहा है, डाका डालते तो शांति नहीं रहती। अर्थशास्त्र कौन देखेगा, सन जॉनसन रॉबिन्सन, ठीक है, मोगलू। ओके, तो ये तो हमने पढ़ा था विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार। कल हम पढ़ेंगे भारत रत्न से, इससे भारत रत्न से। तो जाके क्या बोलेंगे, एक बार जो मैंने नोबेल पुरस्कार में आपको पढ़ाया है, हालांकि मैक्सिमम चीजें आपके फिंगर टिप्स हो गई होंगी, फिर भी एक बार पढ़ के आना। भैया आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है ना सफल होते भी सफल हो गया। दोस्त, सारी कीमत भाव की है। अगर वो विकसित आप अपने अंदर कर पा रहे हैं तो आप एक महान शिष्य हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा। बस हमेशा दोस्त ये होता है, आपको आशाएं रखनी है, खुद से अच्छे से पढ़ना है और एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि उस एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है जिसमें आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए। और अच्छा इंसान कोई कहने से नहीं बन जाता, एक्ट भी कर ले अच्छे इंसान का तो अच्छा इंसान नहीं होता ना। अच्छा इंसान तो मतलब बोलते हैं ना कि पहला गुण दयालुता का होता है। तो जब आप किसी को देख करके कि भाई, और किसी की स्थिति को देख करके जहां आप खुद को पुट कर सकते हैं, खुद को रख सकते हैं आप, और उस चीज को महसूस कर सकते हैं, तभी आप इंसान हैं। तभी व्यक्ति किसी चीज से बच सकता है। रोड पर आप किसी लड़की को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जगह मेरी बहन होती तो। खुद को पुट करेंगे ना जीवन में। कभी आप किसी से गाली देंगे, आप किसी को, आप सोचते कि यार मुझे कोई गाली देता तो। खुद को पुट करो ना एक बार। चोरी करोगे आप तो सोचो ना, आपके घर चोरी होती, आपकी चीजें चुरती तो। कुछ भी एक्ट है दुनिया में, आप सोचिए। पिता के सामने किसी बच्चे को, घर में किसी बच्चे के बारे में पिता को पता चला कि बच्चा बहुत नशा करता है, सोचिए एक दिन आप भी पिता होंगे और आपका बच्चा नशे की हालत में आएगा। खुद को पुट करके देखो ना। दुनिया के सारे सॉल्यूशंस बहुत आसान हैं, उस जगह स्वयं को रख के देख लो। पिताजी से आपने ऊंचे स्वर में बात कर दी, सोच के देखिए एक दिन आपका बच्चा आपसे करेगा। माताजी की आप कदर नहीं कर रहे हैं तो एक दिन सोच के देखिए, आप अगर स्त्री हैं या पुरुष हैं, जो भी हैं, एक दिन आप उस स्थिति में होंगे, कैसा वो महसूस करते होंगे। तो माता पिता तक वो प्यार पहुंचाओ, फैमिली के बीच में वो बॉन्ड क्रिएट करो, उनके प्रति अपना समर्पण रखो। यही वैल्यूज हैं, इसके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं होती। खुद को पुट करके देखोगे तो सारी वैल्यूज, दुनिया के सारे ग्रंथ बेकार हो जाएंगे, दुनिया की सारी किताबें बेकार हो जाएंगी। सिंगल स्टेटमेंट से जीना सीखो कि मैं खुद को इस स्थिति में रख कर देखूंगा। खुद को, बाइक पे चल रहे हो, तेज चल रहे हो, साइड में रिक्शे वाले से थोड़ी सी चोट लगी, उल्टा सीधा बोले, सोचे आप रिक्शे वाले होते तो। अपने आप वैल्यूज आ जाएंगे। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।